नमस्कार मित्रों, आज हम एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इस भाग में हम लोग मानव तंत्र इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बता देते हैं कि ये सारे प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के प्रश्न हैं जो आरएएस एग्ज़ाम से लेकर रेलवे ग्रुप डी सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरएएस वाला भी देख सकते हैं, एनटीपीसी वाले देख सकते हैं, पटवार वाले देख सकते हैं, कांस्टेबल वाले देख सकते हैं। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बता देते हैं कि ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हैं और एनसीईआरटी बुक में से बनाए हुए प्रश्न हैं। और आप सबको पता भी है कि आज के टाइम में एनसीईआरटी बुक में से ज़्यादातर प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जामों में बनते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। सारे प्रश्नों का विश्लेषण भी पढ़ेंगे यहाँ पर साथ में, तो ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव आरनाल की लंबाई होती है 8 से 10 फीट, 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 मीटर, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा आपके 8 से 10 मीटर। मानव आरनाल की जो शुरुआत है वो मुख से होती है और मुख से लगाकर मल द्वार यहाँ तक की टोटल लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन को चीरने व फाड़ने में दांत काम आते हैं। ऑप्शन है कृतंक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। आप सोचिए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फिर मैं बताता हूँ क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा रदनक। भोजन को चीरने व फाड़ने में रदनक दांत काम आते हैं। ये 16 से 20 माह में निकलते हैं। 16 से 20 माह का जब बच्चा हो जाता है तब ये दांत निकलते हैं और प्रत्येक जबड़े में 2-2 दांत होते हैं। रदनक दांत कितने होते हैं? 2-2 दांत होते हैं। इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कृतंक दांत कितने होते हैं और कब निकलते हैं। ये सबसे आगे के दांत होते हैं। ये भोजन को कुतरने तथा काटने में काम लाते हैं। कुतरने और काटने के लिए काम आते हैं और ये 6 माह की अवस्था में बच्चे में आ जाते हैं। चवर्णक दांत, ये दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। च से चबाने में सहायक होते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में 6-6 होते हैं। ये भी ध्यान रखना। चवर्णक दांत कितने होते हैं? 6-6 दांत होते हैं और 12 से 15 माह की उम्र में ये निकलते हैं। और अग्र चवर्णक का भी बता देते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं और 10 से 11 वर्ष की उम्र में ये पूर्ण विकसित होते हैं। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है अमाशय में, मुख में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में होता है। मुख में जो जीवा होती है वो भोजन को लचीला और लुगदी बनाने का काम करती हैं और अमाशय भोजन को संग्रहण करने का कार्य करता है। और जो भोजन छोटी आंत में पचता नहीं है वो भोजन बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में उसका पाचन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। शुगर को कौन नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि। दूसरा है इंसुलिन हार्मोन, तीसरा है ग्लूकेगॉन हार्मोन और चौथा ऑप्शन है डी व सी दोनों। बी व सी दोनों। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी व सी दोनों। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये दोनों हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, टाइलिन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? टाइलिन। टाइलिन हार्मोन लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पेप्सिन व रेनिन ये दोनों हार्मोन अमाशय द्वारा स्रावित होते हैं जठर रस से। और लाइपेज
जो एंजाइम है ये अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त लवण का निर्माण होता है। पित्त लवण का निर्माण होता है पित्ताशय में, अग्नाशय में, यकृत में, नन और दीज। सोचिए इस प्रश्न का क्या आंसर। इसका आंसर होगा यकृत में। पित्त लवण का निर्माण यकृत में होता है और जल्दबाजी में ये पित्ताशय नहीं करना है। पित्ताशय पित्त लवण का संग्रहण करता है, ये ध्यान रखना है, पित्त लवण का संग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन है एमिलेज, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज। आपको प्रश्न अच्छे से देखना है, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पाचक नहीं है। इसका आंसर होगा लाइपेज। एमिलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक होता है, माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, और ये जो लाइपेज है वो वसा पाचक होता है, वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में, यकृत में, प्लिया में, इसमें से किसी में नहीं। तो आपको बता देते हैं, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण प्लिया में होता है और आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, या फिर अपन कह सकते हैं अपने में जो रक्त का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका सही आंसर ये वाला होगा, ना कि ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन, गॉसिपिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन। आरबीसी में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन, ये ध्यान रखना है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 80, 10, 120, 110। तो इसका सही आंसर होगा 120। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि 10 दिन किसका जीवन काल होता है। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बान, प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं, प्लेटलेट्स। इनमें से किसका जीवन काल 10 दिन होता है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7.3, 6.4, 7.1। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ध्यान रखना है रक्त किस प्रकार की प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 12वां प्रश्न जो है, ए बी प्रतिजन के अलावा लाल कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है। वो प्रतिजन कौन सा है? प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, ए और बी दोनों RH प्रतिजन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा RH प्रतिजन। ए बी प्रतिजन के अलावा लाल कणिकाओं RBC पर RH प्रतिजन पाया जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, रक्त में स्रावदाता समूह है जो सबको देता है, वो समूह कौन सा है? ए बी और O। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? O। स्रावदाता समूह है और AB स्रावग्राही समूह है, स्रावग्राही। हाइपोथैलेमस द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। हाइपोथैलेमस द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है, ये आपको बताना है। प्रश्न के ऑप्शन है ग्लूकेगॉन, मोचक हार्मोन, निरोधी हार्मोन, B व C दोनों। इसका सही आंसर कौन सा है? B व C दोनों। ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, ये ध्यान रखना है। और हाइपोथैलेमस द्वारा स्त्रावित हार्मोन निरोधी और मोचक हार्मोन है, और इस ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ये भी ध्यान रखना है। और आपको कमेंट में ये लिखकर बताना है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है वो है पीनियल ग्रंथि, और इस ग्रंथि का नाम है दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, और इसका एक और नाम है अलार्म ग्रंथि। अलार्म ग्रंथि ये एक ऐसी ग्रंथि है जो अपन सोच कर सोते हैं नींद के लिए, वो उसी टाइम आपको जगाने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? पीनियल ग्रंथि काम करती है। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।